क्या हम पढ़ते हैं बायोस्टैट्स के कितने टाइप्स होते हैं? व्हाई वी नीड टू नो बायोस्टैट्स? So basically, mean, median, mode, these are the basic parameter of these to analyze the ratios and rate of things which are involved and reciprocating the rational and ratio of the disease. Like if we talk about तो ये disease मीन मीडियन patients, मोड, अभी आपने बोला मीन मीडियन, क्या होते हैं ये मीन मीडियन मोड? व्हाई वी नीड टू नो दिस थिंग, मीन मीडियन मोड? क्या पता चलता है हमको उससे? like basically, sir, average and quantity rate of death, birth rate, and something like that. So I have this ओके, much idea about this. ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। और कोई? By these biostats, probably will be able to understand the trend of a disease, or increasing trend is there, decreasing trend is there. Well, we ओके, can see the trend as well. ओके, ओके। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स? बायो स्टैटिस्टिक्स एज पर से, क्योंकि हम बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में बात करते हैं, सो डेफिनेटली बायोस्टैट्स। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? Purpose here is to sir compare like what would be the decrease and what would be the increase if we compare like any disease which is occurring in an year. So after giving some kind of updating some factors, then what would be the changes? So we can analyze that on the basis of biostats. ओके, Or I think एनी the कंपैरिजन? epidemiology of the disease, for एपिडेमियोलॉजी ऑफ द epidemiology of a डिजीज, disease. ओके। And also to एपिडेमियोलॉजी, हाँ। take any एनीबडी एल्स? informed decision, take any I informed think, decision. sir, it's important for in order to assess the secondary data analysis in terms of any diseases and ओके, their terms. So we need that biostatus in terms of identify the ratios, percentage, what percentage, and what's the trend. okay. So see, all of you have given me some idea about like disease, trends, comparison. But see, I look biostats from a different perspective. My definition of biostats is, see, the purpose of biostats is basically to analyze data of any type, not only in medical science, but in any science. Do you all agree? Do you all agree that it is Yes, used sir. to Yes, sir. analyze Like data? Yes, yes. yes, sir. Okay, We data. are we are studying disease and all. That's why I put disease and all. ओके, सो नाउ Yeah. डेटा। अब देखो डेटा क्या है? अब जैसे शेयर मार्केट है, ये भी डेटा है। क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑल्सो अ डेटा। डिजीज ट्रेंड, इट इज ऑल्सो अ डेटा। पॉपुलेशन डेटा, सेंसस कराते हैं डेटा, है ना? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं पेट्रोल प्राइसेस का इम्पैक्ट दुनिया की क्या क्या चीजों पे पड़ता है, इट्स ऑल डेटा। सो द पर्पस ऑफ डेटा इज, और द पर्पस ऑफ बायोस्टैट्स इन अदर वर्ड्स इज, डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। बिकॉज अगर मैं आपको सिंपल बोलूं 198, 197, 232, 1007, क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। कहते क्या है भैया, नंबर है। यस और नो, है ना? Yes, बट sir. उसके आगे Exactly. अगर मैं लगा दूं किलोग्राम है, मीन्स शेयर प्राइसेस हैं, वेट है, हाइट है, टेम्परेचर है, फलाना है, डिग्री सेल्सियस है, तो भाई आप समझेंगे नहीं यार इस किस ट्रेंड के बारे में। सो व्हाट आई मीन टू से इज द डेटा, द पर्पस ऑफ बायोस्टैट्स, द पर्पस इज डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। अब आज पूरी दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करती है। AIML हर जगह, AIML। जैसे NIIT ने पहले एक बार शुरू किया था, आज आज बोलते बिग डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा यहाँ पे भी बायोस्टैट्स आ जाता है। तो कहने का ये मतलब है, द पर्पस ऑफ डेटा, द पर्पस ऑफ बायोस्टैट्स इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, एंड नॉलेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। तो ये बेसिक पर्पस के लिए ये साइंस का आविष्कार हुआ, और इस साइंस ने पूरी दुनिया को उस तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर, अब आप मशीन के साथ बात कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे समझ रहा है? आप टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे रीड कर रहा है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, कंप्यूटर उसको कैसे समझ रहा है? वो भी डेटा ही है, क्योंकि वो 0 और 1 की भाषा में आप उसको समझा रहे हैं। आप
चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हैं, वो पूरा का पूरा कैसे, पूरा एक सिंटेक्स को कैसे वो पढ़ लेता है। अगेन इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। सो द होल वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू चेंज, और ये पूरी दुनिया के अंदर इट इज गोइंग टू क्रिएट, बिकॉज जब मैन मशीन इंटरेक्शन के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन में नहीं कन्वर्ट होती तो उस डेटा का कोई पर्पस नहीं है बॉस, दैट इज बेकार, इट इज ऑफ नो यूज। So data has to be converted into information, and information has to be converted into knowledge, and knowledge has to be converted into wisdom. अब जैसे हमारे पिताजी, बूढ़े बुजुर्ग ये सब बोलते हैं, बेटा ऐसे मत करो, यहाँ पे नुकसान खाओगे। हमने कहा रहे भैया, हमने भी दुनिया देखी, हम कर लेंगे। जब मुंह की बुल गिरते तो बोलते देखो मेरे बेटा, मैंने तो बोला था तुम। बिकॉज वो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? वो नेचुरली डेटा, अपने तजुर्बे और आने वाले सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उन्होंने समझाया था। सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू विजडम, बिकॉज इट इज रिसर्च बैक्ड। किसी ने बोला भाई कि पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम चलाना है, तो भाई चलाने के लिए कहा कि यार कैश देना चाहिए या काइंड या कल को गिफ्ट वाउचर देना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल होगा लोगों के अंदर एडवोकेसी करने के लिए, लोगों को जनहित प्रोग्राम में लाने के लिए? तो अगेन यू विल थिंक ऑफ कि भाई कैश ज्यादा दिमाग में काम करता है या काइंड ज्यादा काम करता है। तो अगेन इट हैज टू बी बैक्ड बाय डेटा। So everywhere where you go, it has to be, and biostats is the field which is helping to achieve it. Okay. So what is statistics? क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे थे, the statistics is the science which is concerned with the scientific methods. अब आप जो कुछ भी करेंगे, अब नेचुरली आप एक साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे बायोस्टैट्स की दो फील्ड्स होती हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो फील्ड होता है जब आप किसी भी डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। अब वो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या जाता है हम आएंगे आगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो फील्ड होती है जो कि आपके डेटा को कंसाइज करके वो करते हैं। अब मान लो कि आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, आप इधर की बात बोल रहे हैं, उधर की बात बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वैसा। नेट जो लोग श्रोता हैं वो बोलेंगे भैया एक बात बताओ, मुद्दे की बात क्या है, क्रक्स क्या बताना चाहते हो, इजंट इट? सो ये जो हम बार बार बोलते हैं भैया मुद्दे की बात बताओ हम, क्योंकि हमें नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू स्टोरीज, जस्ट टेल अस व्हाट इज द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम इज दिस, द प्रॉब्लम्स आर दिस, द इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम आर दीज, एंड वी विल नीड टू हैव सर्टेन सॉल्यूशंस व्हिच विल हेल्प टू। सो इस तरीके से आप अपनी बात को समराइज करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स इज द फील्ड, इट इज द साइंस व्हिच इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक मेथड्स, फॉर किसके लिए भाई? ताकि आप उस डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आप उसको समराइज कैसे करेंगे, आप उसको बताएंगे कैसे, आप उसको बार चार्ट के रूप में बताएंगे, हिस्टोग्राम के रूप में बताएंगे, पाई चार्ट इस्तेमाल करने के बताएंगे। पावर बीआई, जो लोग हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं वो पढ़ते हैं कि क्वालिटी में टूल्स होते हैं, आपके बैलेंस बैलेंस स्कोर कार्ड्स होते हैं, आपके डैशबोर्ड होते हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा भाई डैशबोर्ड क्या कर रहा है। भैया वो सारे डेटा को लेके समराइज करके आपके सामने दे रहा है पिक्टोरल फॉर्म में, तो आपको समझ आएगा भाई कि बेड कितने खाली हैं, बेड खाली होने का इम्पैक्ट मरीजों पे क्या पड़ रहा है, मरीजों का इम्पैक्ट रेवेन्यू के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो यू आर एबल टू कोरिलेट एवरीथिंग। So you are basic collecting, you are organizing, you are summarizing, you are presenting, and you are also analyzing. अरे भैया मुझे डिसीजन लेना है, मुझे को अगले महीने में मेरे को अगले साल मेरा नया डिपार्टमेंट बनने वाला है, मेरा नया फ्लोर खड़ा होने वाला है, मुझे कितने नर्सेस की दरकार है, मुझे कितने डॉक्टर्स की दरकार है, मेरे को फाइनेंसेस कितने चाहिए, मेरे को कौन चीजों की इन्वेंट्री में कितना सामान, भाई ये सारा आपको एनालाइज करेगा, करवाने में मदद करेगा, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। सो एज वेल एज डिराइविंग वैलिड कंक्लूजन। इससे अल्टीमेटली जो आपने इतनी राम कहानी गाथा सुनी, उससे हमको कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारा, और इसके बेसिस पे हम डिसीजन कैसे लेंगे। ठीक है ना, ये है स्टैट्स का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एनी डाउट्स हियर? No, sir. As of now, no. No, sir. चलो गुड।
तो अब भैया फंक्शंस ऑफ स्टैट्स क्या होते हैं? अब जो मैंने ये सारी कहानी आपको बताई, तो नेचुरली आप कंडेंसेशन करता है, तो स्टैटिस्ट के इसमें मदद करता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जितना कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, अब मतलब देखिए, ब्यूटी ऑफ एनी टीचर इज कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझा दे। द ब्यूटी ऑफ एनी रिसर्च पेपर इज कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मतलब चीज को बहुत सरल भाषा में, तो जो चीज एक लेमैन को भी समझाया है, तो इसका मतलब है कि वो चीज बहुत अच्छी है। तो डेटा स्टैट्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एंड कॉन्सिक्वेंटली टू अंडरस्टैंड एनी ह्यूज मास। आजकल वैसे ही बिग डेटा एनालिटिक्स, ओके, एलएलएम्स, ये सब यूज होते हैं, तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन बायोस्टैट्स। देन कंपैरिजन करने में, जो आपने अभी बताया कि भाई उसका काम होता है कंडेंस करना, कि मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को उसको समराइज करके बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने रख के बताना कि ये मुद्दे की बात। कब फिर कंपैरिजन करने में कि भाई लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना है, पिछले महीने इतना था, इस महीने इतना है, और भाई वो करेंगे तो उसके हिसाब से आप फैसले लेंगे आगे के लिए। देन फोरकास्ट करना कि भाई मेरे को इतने नर्सों की दरकार पड़ेगी, भारत में 1250 लोगों के लिए एक बेड है पर लाख पॉपुलेशन। अब भाई भारत की आबादी 180 140 करोड़ है, तो मुझे 80,000 नए बेड हर साल चाहिए। सरकार को कितने बनाने पड़ेंगे, महाराष्ट्र में कितने होने चाहिए, मध्य प्रदेश में कितने होने, तो भैया ये नेचुरली अस्पताल अपने फोरकास्ट करेंगे, हॉस्पिटल्स अपने फोरकास्ट करेंगे, मैन पावर की फोरकास्ट करेंगे, आपको फाइनेंसेस की फोरकास्ट करेंगे, आपके इन्वेंट्री की फोरकास्ट करेंगे, तो इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर अगेन। सो अगेन इसमें एस्टिमेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपके एस्टिमेशन करने में काम आता है कि, क्योंकि अब एक डॉक्टर होता है कि भैया एक खून जरा सा एक सैंपल लिया निकाला, उससे आपके हेल्थ के बारे में बता दिया, तो भैया आपको एस्टिमेट कर दिया कि आपका हेल्थ है क्या। उसी तरीके से स्टैट्स, थोड़ा सा एक सैंपल आप ड्रॉ करोगे, उससे बता दोगे कि भैया मिली जुली कहानी है क्या, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड देन जो भी आप हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, कि आप भाई आपने कहा ए और बी, अब या तो ए और बी बराबर इज इधर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल, तो आपने कहा भाई ठीक है, दो चीजों का हाइपोथेसिस है, तो आपने कहा भाई सबसे पहले या तो ए बी के बराबर है, सो इधर ए इज इक्वल टू बी, है ना। वेयर इज द पेन, जस्ट मी सी, ए इज इक्वल टू बी, तो ये है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, एक चीज हो सकती है। तो ये जब हम करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाता है कि भैया नल हाइपोथेसिस हो गया, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, तो ये भी हमको पता करने में काम है। तो स्टैट्स मैं यूज करूंगा कंडेंसेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, एस्टिमेशन के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये फंक्शन ऑफ स्टैट्स। ओके, अच्छा जी। तो स्टैट्स को अगर हम देखते हैं तो हर स्फीयर में हम यूज कर सकते हैं, बायोलॉजी में, कॉमर्स में, एजुकेशन में, प्लानिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक दुनिया का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर जो स्टैट्स से अलग हो। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है ना। व्हाट आर द लिमिटेशंस? लेट अस अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टैट्स इज नॉट सुटेबल टू द, जहां पे भी क्वालिटेटिव फिनोमेना है जो कि आपको मेजर करना थोड़ा भारी पड़ जाए, ब्यूटी है, पॉवर्टी है, इंटेलिजेंस है ना, तो जो जो बेसिकली न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है, वहां पे स्टैट्स का एक लिमिटेड यूज है, मतलब डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। स्टैट्स अदरवाइज इंडिविजुअल्स को भी स्टडी नहीं करता है, बिकॉज स्टैट्स आपको पूरा का पूरा एक ग्रुप के बारे में एक इंफॉर्मेशन देगा। स्टैट्स कई टाइम, स्टैट्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर बिलीव करता है, बिकॉज यू कैन टेल 99.99, you cannot say 100%, 100% only God knows. As human beings we can only approximate, right? So they are not universal truth sometimes, because they are based on averages, so sometimes there will be aberrations in this, so this is an important thing. And the tables may be misused, sometimes you can present the same data. अब सरकार कह रही है भैया बेरोजगारी थोड़ी ना है ये, बट भैया देखने वाला कह रहा है यार ये तो बेरोजगारी है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये बेरोजगारी नहीं है, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो कहने का ये मतलब है कि द सेम डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, सो यू कैन सी इधर दिस वे और दैट वे। Okay, so sometimes
सो वहीं पे डिबेट होता है कि आपका देखने का जो आप तस्वीर दिखाना चाहते हैं वो सही है या जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो सही है. And then stats is the only one of the methods of studying a problem, because there can be n number of methods, because again study problems has to be studied under the context of culture, religion, philosophy, other aspects of a country, other so that like for example अगर जो आप safety parameters या quality control, quality assurance के parameters जो US के लिए मतलब applicable है, may not be they are applicable in the same form in India, because the cultural tradition, every country, every state is like a different like a country, so it may not you may not have an uniform system. So these things play a very, very important role again, and these are the. So with this we come to basically sampling. So now in order to do anything, so basically in stats you will study about descriptive statistics, inferential statistics. Now usually we have got number of things, but sampling is one of the most important things that we used in you use in statistics now, because sampling, like I told you, we are using it in every day to day life. हम बूंद एक खून की बूंद निकाल के हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं. किसी को बोला कि भैया जाओ बाजार से चावल लेके आओ, आपने जब चावल उठाया तो पहली वाली लेयर बहुत अच्छी थी, जब अंदर हाथ डाला तो उसकी लेयर डिफरेंट थी. तो इसका मतलब आप तो सैंपल देख रहे थे, आपने देखा नहीं चावल अच्छी क्वालिटी का है, बट किसको पता था कि चावल के ऊपर वाली जो लेयर है वो अच्छे चावल है, नीचे वाला सब कूड़ा करकट चावल है. तो अगेन मतलब, तो sample should be a true representation of the population. So we need to understand different things. तो यहाँ पे कुछ terms हमको पता होने चाहिए कि sample किसको बोलते हैं, population किसको बोलते हैं, statistic किसको बोलते हैं, parameter किसको बोलते हैं. So what is a population? A population is a complete set of all possible observations of the type which has to be investigated. For example, एक कॉलेज में कितने, अब जैसे हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में टोटल मिलाकर 1000 एम्प्लॉइज हैं. 1000 एम्प्लॉइज में से जो डॉक्टर हैं वो 200 हैं, जो नर्स हैं वो 500 हैं, जो पैरामेडिकल हैं वो 100 हैं, जो अदर स्टाफ हॉस्पिटल स्टाफ है वो है आपका 200. तो आपको बोला गया कि भाई आपको इसमें से एक वो करना है, जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करना है. तो आपने कहा भैया 100 सैंपल को ले लो. अब 100 सैंपल में से पॉपुलेशन कितना है? 100. तो उसी में से अगर आप 100 लोग उठा लेते हैं तो वो सैंपल कहलाता है. तो जब आप सबको लेते हो तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. सो स्टैटिस्टिशियन यूज द वर्ड पॉपुलेशन टू रेफर नॉट ओनली टू द पीपल बट टू ऑल द आइटम्स दैट हैज बीन चोजन फॉर स्टडी. तो आप जिस पे स्टडी करना चाहते हो उसके अंदर अगर जितने भी आइटम्स हैं वो सबको अगर आप ले लेंगे तो उसको आप पॉपुलेशन बोलेंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. Yes, no अब doubt. पॉपुलेशन को मैं फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. कुछ फाइनाइट पॉपुलेशन हो सकती है, इनफाइनाइट होती है. फाइनाइट पॉपुलेशन वो जो आप मेजर कर सकते हो, जो एक डिस्क्रीट टर्म्स में हो. भैया एक ऑफिस में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल में कितने मैन पावर काम कर रहा है, एक हॉस्पिटल में कितना मरीज आ रहा है, ठीक है ना, एक एक किताब में कितने पन्ने हैं. तो अगेन मतलब these are all a type of a population. So you can draw. So the total number of units in a population is called the population size. तो हम साइज के हिसाब से वो करते हैं. और जहां पे भी पॉपुलेशन को आप नहीं गिन सकते हैं, जो इनफाइनाइट होती है, तो वो जैसे आसमान में कितने सितारे हैं, सर पे कितने बाल हैं, सो वी वोंट बी एबल टू डिटेक्ट द पॉपुलेशन साइज. So one of the most commonest method which is used in health sciences, in public health, hospital administration is basically the census method. Now census method again तो दो तरीके के मेथड होते हैं. इसको census method बोला जाता है, दूसरे को sample method बोला जाता है. census method वो मेथड होता है जहाँ पे एवरी एलिमेंट, इसलिए हर 10 साल में सेंसस. अब इंडिया का सेंसस 2011 में सपोज हुआ था, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है ना डॉक्टर साहब? अभी सेंसस नहीं हुआ ना इंडिया में, अभी लेटेस्ट जो. तो अब वो ड्यू है बहुत टाइम से, क्योंकि भाई पिछले 10-12 साल में तो बहुत कुछ बदल गया. अब डेटा ही नहीं निकल के आ रहा, एक्चुअल डेटा क्या है किसी को पता ही नहीं. तो आप जो पॉलिसीज बनाएंगे, आप जो चीजें करेंगे, तो वो जब तक आपके उसमें डेटा सही नहीं होगा तो आप कैसे करके उसके ऊपर पॉलिसीज बनाएंगे? तो आपको हर चीज में गड़बड़ मिलेगी. तो इसलिए सेंसस जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जांपल इफ वी स्टडी द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ फैमिलीज, अब एक वहां पे 1000 फैमिलीज रह रही है, तो उसके हिसाब से आपके 1000 की 1000 फैमिलीज आपने ली, उसका नाम, पता, ऑक्यूपेशन,
उसके घर में क्या सामान पड़ा हुआ है, उसके एजुकेशन लेवल कितना है, उसका रिलीजन क्या है, वो क्या काम करते हैं, एवरेज घर के लोग कितना कमाते हैं, क्या क्या कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरत है, सब चीजें आपके पास में ब्यौरा आ जाएगा। अब उस ब्यौरे के बेसिस पे आप उसका मतलब सोसाइटल ताना बाना जान सकते हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जान सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जान सकते हैं, उसके एजुकेशनल लेवल को समझ सकते हैं। तो और सिर्फ एक एरिया में नहीं, पूरे के पूरे ग्रुप। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप जितनी शिद्दत से उसको करेंगे तो उतना सही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दैट इज नोन एज द सो मेरिट्स क्या है सेंसस मेथड पे, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम आप उसको सिलेक्ट करते हैं वो बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि आपका नेचुरली कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन आज सच देगा नहीं। और वहां पे क्या है कि एवरी आइटम जो यूनिवर्स में रिक्वायर्ड होती है, एवरी आइटम इज भी इंक्लूडेड इन द सेम एक्सटेंसिव, बट इसको करने के लिए बहुत एक्सटेंसिव मेथड है, इंटेंसिव मेथड है, सॉरी। और इसके लिए आपको लार्ज पैसा ज्यादा चाहिए, लेबर का आपको उतने लोग रखने पड़ेंगे, लोगों के घरों में भेजना पड़ेगा, टैब आपके हाथ में रहेगा, आप पता कर रहे हो, और फिर जब आप बंदे सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बेसिस पे आप सारा उसको अपना रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जहां पे भी इन्फिनाइट पॉपुलेशन है, जो वहां पे इसको करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट सो इजी, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग वो प्रक्रिया है, दैट इज द वे बाय विच वी ड्रॉ सैंपल। सो स्टैटिस्टिशियंस यूज द वर्ड सैंपल टू डिस्क्राइब अ पोर्शन चूजन आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जो पोर्शन आप किसी पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं उसको हम सैंपल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जिसमें जो अब उस यूनिट में जितने भी सैंपल में जितने भी यूनिट्स है उसको सैंपल साइज बोल देंगे। अब जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आपको 1000 आपके एम्प्लॉय थे, उसमें से आपको 100 सैंपल है। अब 100 सैंपल में से मैं नर्स कितने, मैं 100 की 100 नर्स ले लूं, मैं 100 के 100 डॉक्टर ले लूं, मैं कितने डॉक्टर लूं, कितने नर्स लूं, कितने पैरामेडिक लूं, कितने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ लूं, वो मुझे डिसाइड करना है। तो उसके लिए, उसको करने के लिए मेरे पास में कोई तरकीब होनी चाहिए, देयर हैज टू वे टू डू दिस थिंग। तो वो मेरे को धीरे धीरे करके उसकी इंफॉर्मेशन दे दे। सो देन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो यहां से हम आते हैं सैम्पलिंग यूनिट। अब सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन व्हिच आर इंडिविजुअल्स टू बी सैंपल्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइड। अब उसको, अब आप आपके यहाँ पे पॉपुलेशन, आपने कहा चलो डॉक्टर ले लिया, नर्स ले लिया, पैरामेडिक ले लिया। अब डॉक्टर में आपने कहा चलो ऑर्थो के ले लिए, उससे ज्यादा आप उसको क्या आप डिवाइड करोगे? तो ज्यादा जब आप उसको डिमार्केट नहीं कर पाते हैं तो तब उसको सैम्पलिंग यूनिट बोला जाता है। ओके। तो अब जैसे कि आपने सैम्पलिंग यूनिट के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन होल्डर्स को एक जरिया दे दिया, आपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनने वालों को एक जरिया दे दिया, आपने आपने जो इंडो वेस्टर्न है उसको के लिए अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप उसके अंदर एक एक को फ्रेम कर सकते हैं, उसकी यूनिट कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब कोई भी चीज आपको करना है, आपको मैप बनाते हैं, मैप बना के हम कहते हैं कि भैया ये पूरा नक्शा है, नक्शे के अंदर यहाँ पे ऐसे इतने इतने लोग रहते हैं। तो फिर हम वहाँ पे फ्रेम बनाते हैं कि इस जगह से मेरे को इतने लोग चाहिए, इस जगह से हमको इतने लोग चाहिए। तो जो जो इस तरीके से हम उस तरीके से जो यस तो Yes. for adopting any sampling procedure, it is essential to have a list identify each sampling unit। तो कितने सैम्पलिंग यूनिट है, उसमें से हम कितना कितना ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। अच्छा, अब हम सैंपल को ड्रॉ किस लिए करते हैं, सैम्पलिंग किस लिए करते हैं? बिकॉज हमारे को ज्यादा बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट चाहिए होते हैं, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन द एरिया ऑफ द सर्वे इज वेरी वाइड। जब बहुत बड़ा हो आपको, यू वांट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, तब आप उसको यूज करते हैं। जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, और आपके पास में पैसे ज्यादा नहीं होते ट्रेंड, तो आप इसको यूज करेंगे। और when the items आपको पता है कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अंडर इन्वेस्टिगेशन, then we are going to use this। So these are a particular reasons to in order to select a sample। तो उसके बेसिस पे हमको पता होना चाहिए कि भाई पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होता है। पैरामीटर इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। जब भी हम पॉपुलेशन की बात बोलते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं पैरामीटर। स्टैटिस्टिक वेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल। तो सैंपल जो आप ड्रॉ कर रहे हो उस पॉपुलेशन में से ड्रॉ कर रहे हो, तो जब भी आप किसी पॉपुलेशन का मीन मीडियन मोड बोलेंगे तो वो आप बेसिकली उसको पैरामीटर बोला जाएगा। सो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो ये आपका
ये आपका पैरामीटर का पार्ट होगा। जब भी आप किसी मतलब इसका सैंपल का मीन मीडियन मोड निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे। तो स्टैटिस्टिक इज द मेजर ऑफ अ सैंपल एंड पैरामीटर इज द मेजर ऑफ अ पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. तो जैसे ओके, तो जैसे आपको मतलब पॉपुलेशन साइज बताया तो आपने कैपिटल एन से बताया, तो कैपिटल एन म्यू आपने पॉपुलेशन का मीन बता दिया, एस आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। तो एन म्यू और एस जो है वो पैरामीटर कहलाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में होता है और ये जो है उसका मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेशन। और अगर आप वहीं से अगर सैंपल ड्रॉ करेंगे तो स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स योर सैंपल साइज, एक्स है ना, स्मॉल एक्स, एक्स अगेन आप उसका मीन निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं तो स्मॉल एक्स आपका हो गया, और एस जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कैपिटल एन, कैपिटल म्यू और एस की बात करेंगे, और जब आप तो स्मॉल में करेंगे। तो ये बेसिकली वेज होते हैं। तो कैपिटल एन इज अ पैरामीटर वेयर अ स्मॉल एन इज द your this one statistic. Is it clear? Any doubts? तो सैम्पलिंग करने के लिए आपके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? तो प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग हमको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सबसे पहले होता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, उसको बोला जाता है। तो मॉडरेट लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स जब भी आपको निकालने हो तो आपको मॉडरेट लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आप ले लीजिए फ्रॉम अ लार्ज सैंपल टू बी श्योर लाइक कि हर एक के अंदर बेसिकली उस जिस चीज को आपको मेजर करना है उसकी प्रॉपर्टी वो छलकनी चाहिए। सो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि सैंपल आप कैसे ड्रॉ करेंगे, दूसरा आपका जो इक्विपमेंट आप जिससे आप मेजर करेंगे उसकी वैलिडिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज वैलिडिटी, व्हाट इज रिलायबिलिटी, आपको ये मोटा। और सैम्पलिंग आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, सैम्पलिंग के प्रिंसिपल, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स चूजिंग एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, दे आर ऑलमोस्ट श्योर ऑन द एवरेज टू पोजेस द, क्योंकि जब आप लार्ज ग्रुप से लेंगे तो उसके अंदर एवरेजली वो जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आप उसको सैंपल की तरह ड्रॉ करते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, द मोर देन आप जैसे इनर्शिया आपने आपने सबने पता पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, फर्स्ट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट। अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स अब क्या है कि जितना, क्योंकि जो आप सैंपल ले रहे हैं जितना ज्यादा बड़ा सैंपल होगा उतने आपके रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो ये है ये, तो ये इसलिए सैंपल साइज इसलिए एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है। देन आपका जो भी आप सैम्पलिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं वो वैलिड एस्टिमेट होने चाहिए, मतलब जो मेजर कर रहा है वो शुड बी एक्चुअली बी एबल टू मेजर। इसलिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इक्विपमेंट की बहुत सॉलिड होनी चाहिए ताकि आप इसको ढंग से मेजर कर पाए। फोर्थ, आपको ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि जो भी आपने मतलब आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलने हैं, उससे क्या होगा कि आपको रिस्क या लॉसेस, आपको ओवरऑल जो रिजल्ट्स है उससे आप कंटेम्पलेट करके आप उसको समझ सकते हैं कि भैया इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगेन जो मैंने बात बोली, डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन, information has to be converted into knowledge, knowledge into wisdom. So that is the purpose of data. तो ये हमको चीजें समझ आनी चाहिए। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टाइम सेव करेगा, लेबर सेव करेगा, मनी, मैन पावर, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, स्कोप, ग्रेटर स्कोप, greater adaptability if the population is too large. So all these things are very very important in terms of when you are able to do a sample. अगेन स्टैटिस्टिक्स करने के लिए या सैम्पलिंग करने के लिए अगेन आपको क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको समझ हो कि एक्चुअली आप निकालना क्या चाह रहे हैं, उसको निकाला कैसे जाता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज कभी कभी उसमें आ जाते हैं जो आपको मिसनॉमर देती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मतलब आप कोई चीज उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जबकि दूसरे लोग उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो वो इस वजह से सैम्पलिंग एरर्स हो सकती है। और जहाँ पे भी आपका सेंसस मेथड होता है वहाँ इट इज फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सोच समझ के लिया जाता है सेंसस मेथड। तो यहाँ से अब हम जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग को करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, वन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर इज नोन एज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी को यूज किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ होती है जहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ठीक है ना। अब
So probability sampling का मतलब क्या है? Probability sampling is that type of sampling by which where the selection of the units from a population is made according to the known probabilities. अब मुझे पता है कि या तो ये probability में ये आएगा या ये आएगा या ऐसे में ये आएगा ये आएगा या ऐसे में ये आएगा ये आएगा। तो आपके पास में हर एक चीज की probability, every chance means there is a chance that every item in the population has the chance or in the sample has the chance to get selected. ओके सो हर किसी की बारी आ सकती है, वो किसी की भी। अब चाहे वो आप मतलब वो कर लेते हैं, आप उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, आप पहला पांचवा आदमी लेते हैं, तो उसमें हम आगे विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, बट फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू नो दैट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज देयर, द अदर नेम फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग, एंड एज सच सैम्पलिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू three parts: probability sampling, non-probability sampling. Probability sampling further is being divided into your stratified sampling, random sampling, systematic sampling, stratified sampling. So it is a important. दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होता है वेयर वी यूज आवर डिस्क्रिशन। ओके, दैट मींस वी आर ऑलरेडी नोन टू द थिंग्स, और हम अपना डिस्क्रिशन यूज करेंगे, हम अपना जजमेंट यूज करेंगे, थोड़ा सोचेंगे और उसके हिसाब से उस सैंपल को ड्रॉ करेंगे। दैट इज नोन एज, क्योंकि यहाँ पे देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बायस, कि आप किसी को जानते थे, आपने वहां पर रहने उसको आपके नोन था, उसके बाद में आपने पता करवाया कि जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? Any doubt still here? जी, किसी का कोई डाउट? No, sir. ओके, और थर्ड जो होता है वो मिक्स सैंपल होता है, जो मिलके बनता है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी भी मिक्स होगा और आपका अलग अलग टाइप के सैंपल वो मिक्स्ड है, तो उसको मिक्स सैम्पलिंग बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड इज नोन एज द सिस्टमैटिक रैंडमिंग सैम्पलिंग, एंड थर्ड इज नोन एज द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। Simple random sampling from a finite population is a sample selected from each sample combination as a equal probability. मैंने आपको बताया जो सिंपली आप कहीं से भी चुन लेते हैं, आप पहला पांचवा सातवां, आपने बोला पहला खड़े हो जाओ, पांचवा सातवां नवा 15वां 20वां, so there is no pattern, but everybody has a probability to get selected, so that is known as the simple random sampling. It is also known as unrestricted random sampling, unrestricted random sampling, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। सेकेंड इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब वही रैंडम सैम्पलिंग है, बट इसमें स्ट्रैटा बना दिया, क्योंकि आप यहाँ वो कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे भी आपको हेट्रोजेनिसिटी को आपको रिड्यूस करना हो, आपको होमोजेनिसिटी को थोड़ा बढ़ाना है, हेट्रोजेनिसिटी को रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे इसका इस्तेमाल, क्योंकि आप सारे उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो आप इसको हेट्रोजेनेसी, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स को अलग कर लीजिए, नर्सेस को अलग कर लीजिए। अब डॉक्टर, अगर मेरे को 100 उठाने, अगर मेरे को पता है कि भाई मेरे पास में 200 डॉक्टर हैं, तो मैं उसमें से 20 डॉक्टर उठा लूंगा। 20 तक हम कैसे पहुंचे, हम अभी आएंगे। अगर मेरे पास 500 नर्सें हैं, तो भैया मैं 50 नर्सें उठा लूंगा। अगर मेरे पास में 100 पैरामेडिक्स हैं, तो मैं 10 उठा लूंगा। तो 50 और 2 20 70 और 10 जो है आपके 80, और 20 आपने हॉस्पिटल स्टाफ उठा लिए, जनरल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, तो आपके हो गया 100 का सैंपल साइज। अब कहने का ये मतलब, बट सो एवरीबडी इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब वो मैंने से, क्योंकि नर्सेस ज्यादा है इसलिए मैंने ज्यादा नर्सेस ली। अब मैंने ये नहीं किया कि डॉक्टरों में से ही मैंने 50 डॉक्टर उठा लिया और उसी से, तो फिर क्या है कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आएंगे, बिकॉज it is not as if I've chosen only the doctors, then it is not the true representation of the population. When I've chose proportional number of doctors, proportional number of patients, proportional number of manpower, then it is known as the means a proper way of doing the sampling. Is it clear? Sir, I have a concern here. Yes. Yeah, actually, like as per the example you have given, like you have picked 10% from all the groups. Okay, so
It is basically depend on the number of population from which we are taking the sampling. Like doctors were less in the numbers and nurses were more in the numbers. So who is having the more part or major part? We have given the weightage to that locality or the population and taking while taking the sampling. Is it correct? Yes, we are because Okay. see, we have to draw, like I said, I want to measure the जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल. अब जॉब Yes. सेटिस्फैक्शन मेरे को मेजर करना, मेरे को कंपैरिजन करना है कि नर्सेस ज्यादा अपने जॉब से सेटिस्फाइड है और द डॉक्टर्स आर मोर सेटिस्फाइड विद द जॉब. तो मैंने क्वेश्चनेयर बनाया. अब मेरे Yes. पास में 1000, अब तो या तो मैं 1000 के 1000 लोगों का सैंपल ले लूं, पर 1000 करने में मेरे को Yes. टाइम ज्यादा चाहिए, It could डॉक्टर्स be बिजी है, तो मैंने कहा time चलो. consuming and हाँ. also lot of time taking process. So we should be So that's conclusive why with, yes, that's why I chose only 10. But how did I come to 10%? That's a different part of the story. मैं वो बाद में आऊंगा. yes, But अभी what I okay, mean to say is, so what is the meaning of strata? आप उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो आपने उस yes, पूरे पॉपुलेशन को आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ग्रुप्स में से फिर आपने अपने अपने बंदे निकाल. So stratification means, so I told you there are 3 types of probability sampling. One is your simple random sampling, second is your stratified sampling, third is your systematic sampling. yes. Okay. So my question So was just only this, that we have to, while sampling, we have to give the weightage to the population. Like yes, yes, if there yes. are so We many things, definitely you have to. So more. yes, अब अभी वो है ना कि मोर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मोर yes, रिप्रेजेंटेशन yes, नहीं होगा तो फिर आपका yes. चीजें बिल्कुल सही छन के नहीं आएंगी, वो आपको नहीं Yes, ट्रू पता चलेगा. if we can change the population, like we have 500 doctors, 200 nurses, and 300 maybe hospital administration staff, and 600 paramedics. Then we should have to give the weightage to the 600 because this is reporting a large number of the population. So we have to give अब the दैट weightage. इज ट्रू भाई, आपके डिपेंडिंग Yes, ऑन ना कि, बट अब यहाँ yes, पे नॉर्मली क्या हॉस्पिटल के अंदर भाई फॉर एवरी डॉक्टर आपके नर्सेस का नंबर ज्यादा होता है. क्योंकि एक obviously, डॉक्टर yes, अगर है तो नेचुरली आपको पेशेंट्स की केयर करनी, तो आपके पास नर्सेस ज्यादा होनी चाहिए. एक डॉक्टर तो 10 yes, मरीज yes, देख लेगा, 15-20 yes, मरीज yes, देख लेगा, है ना. तो इसलिए yes, दैट्स व्हाई, obviously, सो दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन. सी इट कुड yes. बी 200, इट कुड बी 500, इट कुड बी No, that could 1000. be just a hypothetical हाँ. data, sir. हाँ. Sir, सो दैट. जी. hello. जी. Sir, जी. जी. in case of I just wanted to do some sample survey in health center. Is it हाँ. I'm selecting out of 10, 5, it is called simple random or to choosing. हाँ, when you can randomly choose. अब जैसे मेरे पास में मरीज है, अब मेरे को मतलब इफ सपोज आई एम बेसिकली कंपेयरिंग बिटवीन 2 ट्रीटमेंट ग्रुप्स. तो मैंने कहा चलो भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस का हम लोग इलाज कर रहे हैं. मेरे पास में 2 ग्रुप्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, दोनों ग्रुप पे मेरे पास में 50-50 मरीज हैं. और Hmm. मेरे पास में एक में 50 है, दूसरे में 50 है. मेरे को सैंपल साइज निकल के आया भैया, चलो 15-15 ले लेना. अब इस 50 में से कौन ले सकते हो, तो मैंने कहा चलो रैंडमली आपने पहला खड़ा हो जाओ, 7वां खड़े हो जाओ, 10वें, 12वीं, 15वीं, ये भी कर सकता हूँ. सर अगर ये मैंने तो बोला नहीं सिंपल भैया. रैंडम, सॉरी सॉरी सर, ये तो हाँ. सिंपल रैंडम हुआ सर. ये अगर सिंटम. इसी में हम स्ट्रेटिफाइड में जाना चाहें, तो अगर हम जाना स्ट्रेटिफाइड में चाहें तो आप क्या कि आप एज ग्रुप कर दीजिए, आप कर दीजिए. ठीक है यार, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो 40 से 50 साल वाले कितने हैं, 50 से 60 साल वाले कितने हैं, 60 से 70, 70 एंड अबव कित कर लीजिए आप. वो आपने सर स्ट्रेटिफिकेशन कर ली. सर उसमें भी आपने thank- फिर वो बोला, उसमें भी आपने बोला चलो भाई, अब ये जब आपने कर लिया, पहले 5वां आदमी खड़ा हो जाओ भाई उस ग्रुप में से. तो आपको पता चला कि भाई 40 से 50 वाले में आपके 50 मरीज में से 15 निकल गए. चलो जी, हर पहला, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसा खड़े हो जाओ. उसी में ही अगले वाले में भी हो सकता है आपके पास में 10 ही बंदे आए. तो चलो आपने उससे अब था कि आपको एक्चुअली में, कि आपको पता है कि चलो 40 से 50 वाले में भी आपको 5 बंदे मिल गए, आपको जो दूसरे वाले ग्रुप में भी 4-5 बंदे मिल गए, आपको तीसरे वाले में भी, तो आपके 15 लोग ऐसे करके हो गए. बट इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस मेथड में आपने सिंपल रैंडमली नहीं यूज किया, यहाँ पे आपने सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज. अगर मैं इसी ग्रुप में से बोलता कि कोई भी बंदा खड़े हो जाओ भाई रैंडमली, तो भैया वो फिर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाता. बट उसी में ही जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला, 5वां, 7वां, 9वां ऐसा करके हर दो छोड़ छोड़ के खड़े हो जाओ, तो वहां पे मैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इज इट क्लियर?
Okay, sir. Thank you. Yes, sir, ठीक it है, is clear. तो ये है। उसके बाद में तो ये हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने तो मेल और फीमेल का वो ले लिया, ड्रेस के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड कर दिया कि भाई ट्रेडिशनल कितने जने पहने हुए थे, वेस्टर्न कितने जने पहने हुए थे, कंट्री वाइज कितने पहने हुए थे। उसी तरीके से तो हमने उसको जितना होमोजेनियस आप बनाएंगे उतना हमको रिजल्ट्स मिलने में फायदा होगा। तो हमारा कोशिश एक रहती है, तो हमने जैसे बोला कि डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले उसकी होमोजेनिसिटी। अब है ना, जैसे कि आप मेटा एनालिसिस करते हैं, आप अगर मान लीजिए कल को सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस लिखते हैं किसी रिसर्च पेपर का, तो वहां पे भी हम मेजर करते हैं हेट्रोजेनेसिटी। तो जितनी हेट्रोजेनस होगी उतनी प्रॉब्लम है, हमें उसको होमोजेनस बनाना है। हेट्रोजेनेसिटी जो होती है चीज को वो करती है, क्योंकि उसमें क्या आप एग्जैक्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप बोलेंगे नहीं यार ये चीज में ऐसी थी, उस चीज में ऐसी थी, उस चीज में ऐसी थी। तो जबकि अगर मैं इसको कॉमन, अगर मैं इसको पैरामीटर्स ले लेता हूँ, सबको कॉमन लेने के बाद जब मैंने उसको एनालाइज किया फिर मेरा क्या निकल के आया, तो कहता हाँ भाई अगर इस किस्म के, तो ये अब हम आगे चल के पढ़ेंगे जो है ना, मॉडल्स यूज किए जाते हैं अलग अलग टाइप के। जब आप रिसर्च पेपर कोई लिखते हैं, जैसे उसमें पीको का कॉन्सेप्ट होता है, PICO, पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन एंड आउटकम। तो पॉपुलेशन ग्रुप कौन सा है आपका, आपने बच्चों पे किया, आपने बड़ों पे किया, आपने बूढ़ों पे किया, बच्चों में भी किस उम्र के बच्चों पे किया, मिडिल एज में किस उम्र के लोगों पे किया, आपने उसको सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर किया, मेल में किया, फीमेल में किया, सिर्फ मेल दिए। तो यू कैन डिवाइड द सेम थिंग इनटू अ नंबर। सो व्हाट आई मीन टू से इज आप उसको जितना होमोजेनस बनाएंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसमें बेसिकली पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, so that the strata should be formed so that each stratum is homogeneous as far as possible। जितनी उसमें होमोजेनिसिटी रहेगी उतना आपको चीजों को कंक्लूड करके और उसको मतलब वैलिडेट करना उतना इजी हो। इज इट क्लियर? Yes, sir, it is फिर Yes, clear. sir. अब यहाँ हम आ जाएंगे प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, नॉन प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग सीधा नाम से ही पता चले, उसी प्रोपोर्शन में उसी मात्रा में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। 1000 एम्प्लॉय थी, 200 डॉक्टर थे, नर्स थे, तो हर किसी का भैया टू रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनेटली आपका सैंपल आपने ड्रॉ कर लिया, 10-10% सब में से ले लिया। अब आपने नॉन प्रोपोर्शनेट आपने तब लिया, अब आपको 100 लोग लेने थे, आपने ले ली भाई सिर्फ 15 नर्सें, आपने ले लिए 35 आपने ले लिए आपने 35 डॉक्टर। तो डॉक्टर जबकि 200 थे, आपने उसमें से 35 ले लिया। आपने वहां पे 50 थी, तो आपने सिर्फ 15 ही लिए, कम ले लिए। तो ये जो है इसको नॉन प्रोपोर्शनल बिकॉज, और इसको दूसरे वे में भी ये कर सकते हैं, दिस इज वन वे। अदर वे इज, मेरे को 100 मरीज लेने हैं, मैंने सब में से बोला चलो 25-25-25-25 चारों में से ले लो। 25 नर्स ले ली, 25 डॉक्टर ले लिए, 25, जबकि नर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था, पर उसके बावजूद भी आपने आपने 500 में से 25 नर्स ली। आपने डॉक्टर कितने ले लिए, 25 ले लिए। आपके पास 200 डॉक्टर में से 25 डॉक्टर ले लिए। आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ 200 का था, उसमें से भी आपने 25 ले लिया, और आपका 100 का स्टाफ था उसमें आपने 25 ले लिया। तो इसको हम नॉन प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारी क्लास में बच्चे हैं 500, एक क्लास में ए में था, ठीक है, 200 बच्चे एक में थे, 300 बच्चे टोटल, मेरे को 50 बच्चे ड्रॉ करने हैं। तो फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला ये है कि टोटल जो क्लास का साइज कितना है, कैपिटल N1 हो गया। एक क्लास में बच्चे कितने बच्चे थे? 200। एक दूसरी क्लास में कितने थे? 300 बच्चे। N1 प्लस N2 कितने हो गए? 200 प्लस 300 कितने हो गए? 500। नंबर कितना ड्रॉ करना? 50। तो फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ओके, इनटू N1। तो अब मान लो हमको 50 बंदे ड्रॉ करने, तो 50 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 200, तो कितने निकल गए मेरे को? 20 बच्चे। तो पहली क्लास में से मैंने 20 बच्चे ड्रॉ किए, दूसरी क्लास में से मैंने 30 बच्चे ड्रॉ किए, क्योंकि अब मैंने इसको 10% का फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला ये है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई N1, जिस क्लास की आप बात कर। तो स्मॉल एन कितना है? आपके 50 बंदे ड्रॉ करने थे। कैपिटल कितना है? आपको 500 लोग थे। और उसमें से जो नर्स आपको वो करनी थी, उसमें से आपके क्लास में कितने थे? तो आपने कहा कि भाई 200। तो 200 का निकल गया आपका N1 कितना निकल गया? सैंपल आपने कितना ड्रॉ किया? 20। तो आपने 20 एक क्लास से लिए, 30 एक क्लास से लिए, बता दिए 50। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? Yes, sir. ओके।
So what are the merits and the limitations of stratified sampling? So it is more representative. जब भी आप देते हैं वो ज्यादा represent एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होती है. हम हमेशा कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेट डेटा होगा उतना आपका अच्छा रिजल्ट आपका निकल के आपको सही चीज इन्फॉर्मेशन देगा. अगेन डेटा इज टू कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज. अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत डालोगे, फीड करोगे तो जैसे घी को गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालोगे तो कूड़ा मिलेगा, अच्छी डेटा डालोगे तो अच्छी चीज मिलेगी. तो वही वाली कहानी है. तो इसमें कहा है कि ग्रेटर जोग्राफिकल कंसंट्रेशन अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा बड़ा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा. जैसे उसके बाद में आप इसमें अगर बैडली स्क्यू कर दोगे तो फिर आपको मतलब आप उसमें मेथड ये अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन, क्योंकि आपका स्क्यूड डेटा है, आपका फैला हुआ डेटा है. और अगेन अगर नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन है तब भी आपको सही रिजल्ट्स देगा ये. ठीक है ना. बट इसमें क्या है, ज्यादा पैसा, एफर्ट, टाइम, स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस जितने लोग हैं वो आपके पास में ज्यादा होने चाहिए तो आप इसको वर्कआउट करेंगे. थर्ड जो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. जैसे मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बेसिकली अगेन जैसे ईज और कन्वीनियंस आपका हो जाता है. इसको क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी बोला जाता है. आपने बोल दिया जैसे ये पहला, पांचवा, सातवां या पांचवा, 10वां, 15वां ये पार्टिसिपेट कर लो. सो इट इज वाइडली एम्प्लॉयड मेथड बिकॉज ये बहुत इजी है करने के लिए, कन्वीनियंट होता है. और इसमें बेसिकली क्या है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अवेलेबल. तो यहाँ पे आपका सब चीज अवेलेबल, आपकी अब मर्जी किसी को भी आप उठा लीजिए. ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन. तो अगेन होल आपने सिलेक्शन करने के लिए आपने रैंडमली वो कर लिया. आपने एक एलिमेंट दिमाग में सोच लिया कि हर kth आइटम को मैं उठाऊंगा. तो आपने बोल दिया कि भाई जैसे हमने कहा कि हमें 50 लोग लेने थे 500 क्लास में से. आपने 20 लोग ले लिए एक क्लास में से, 30 लोग ले लिए एक क्लास में से, टोटल 50 लोग आपने ले लिए. तो आपने जो सैम्पलिंग इंटरवल कैसे कैलकुलेट किया, आपको 500 एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. तो आपके कितने थे, 500 लोग थे, आपके पास में सैंपल कितना था, 50 था. तो आप हर 10वां आदमी को उठा लीजिए. तो हर 10वें आदमी को उठाने का मतलब है आप 5, 15, 25, 35, 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, या 1, 10, 20, 30 ऐसे करके आप कोई भी बीच में से 10-10 के गैप में बंदे उठा लीजिए. इसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं. सो मेरिट्स क्या, अगेन सिंपल है, वर्क बड़ा इजी हो जाता है, प्रॉपर केयर लेनी चाहिए जब भी आप रिजल्ट्स को, पेपर्स के रिजल्ट्स क्वाइट एक्यूरेट होते हैं. इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए भी यूज हो जाएंगे. कभी कभी ये फुल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है और कभी कभी इसमें पर्सनल बायास भी आ जाता है, क्योंकि मैंने अपनी मनमर्जी से पहले ही लोग उठा लिए ताकि मेरे को सही जाओ. सो विद दिस वी आर फिनिश विद आवर टॉपिक नंबर 1. ओके, क्लियर है? ठीक है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम अब हम इसके बाद में उसमें टाइप्स ऑफ डेटा वगैरह करेंगे अगली क्लास. Sir, just one request. Can you share this PPT with us? यस 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 श्योर, आई विल जस्ट पुट इट इन द ग्रुप. Thank you so much. Thank you so much. चलिए, ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट वीक. जी. Thank you, sir. See you. Bye bye. Okay, sir. हाँ, Thank और मैं ये कह रहा था यार कि अगर आप लोगों का टाइम है ना, हम लोग अगर मेरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. तो उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं कैन डिवोट मोर टाइम और हम थोड़ा सा और डिटेल Sir, में. we can have class on Saturday. I am available. Rest of you guys, will you please confirm that? तो अगर आप लोग पहले सीमा से बात कर लीजिएगा, सैटरडे सबके लिए फिजिबल होता है थोड़ा दोपहर Sure. में कभी भी, तो वी कैन आल्सो हैव द क्लास ऑन I सैटरडे. Sure, think sure. Saturday is fine. ठीक है, सकता है तो विल डिस्कस. ठीक है, Sure. ओके, चलिए, Okay, थैंक sir. यू, Bye bye. बाय. Bye.